गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही मुश्किल का दौर है हम सभी के लिए, और अगर हम कोशिश करें, जो हमें समय मिला है उसका हम अच्छे से यूज़ करें, तो इस मुश्किल के दौर में से हम विजेता बनकर निकल सकते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने कहा, मैं आपका ज़्यादा टाइम और बातों में नहीं लूँगी क्योंकि आपका सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। हम कर रहे हैं यूनिट 4, टॉपिक फोरेंसिक साइकोलॉजी। उसमें पहला टॉपिक है बेटा साइकोलॉजी एंड लॉ, कानून और मनोविज्ञान। कल मैंने आपको कानून और मनोविज्ञान के बीच में अंतर समझाए थे, डिफरेंसेस समझाए थे। आज हम इन दोनों के बीच में संबंध की चर्चा करेंगे। कानून और मनोविज्ञान के बीच में कौन से एरियाज हैं जो आपस में संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। जब भी कोई जुर्म होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है पुलिस, क्योंकि जिसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा गया होता है या जुर्म किया गया होता है, वो पुलिस के पास जाता है अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस के बाद क्या होता है? केस चलता है, कोर्ट में केस चलता है। तो ये जो कोर्ट में केस चलता है, ये दूसरा स्टेप बन जाता है। पहला स्टेप था पुलिस के पास जाना, दूसरा स्टेप है कोर्ट में केस का चलना, और तीसरा स्टेप अगर गुनाह सिद्ध हो जाए, मुजरिम का गुनाह साबित हो जाए, तो होता है तीसरा स्टेप जेल। तो ये जो तीन चीजें हैं, पुलिस, कोर्ट और जेल, इन तीनों को ही नजर में रखते हुए साइकोलॉजी एंड लॉ के बीच में जो संबंध है उसे हम डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में पहले मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप है पुलिस का। इसको हम कह देते हैं पुलिस और कानून इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना। तो पुलिस अलग अलग कानूनों को कैसे लागू करती है? पुलिस की जनता के साथ बहुत सारे रूपों में अंतरक्रिया होती रहती है, क्योंकि जनता सबसे पहले रिपोर्ट लिखाने पुलिस के पास जाती है। रिपोर्ट किन शब्दों में लिखी जा रही है, इसमें भी पुलिस का योगदान रहता है। अदरवाइज भी हम देखते हैं सड़क पर जाते हुए ट्रैफिक पुलिस होती है, जगह जगह नाकों पर हमें कई बार पुलिस मिल जाती है, और भी बहुत सारे रूप हैं जिनमें पुलिस और जनता के बीच में अंतरक्रिया होती रहती है। ये अंतरक्रिया अनअवॉइडेबल है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। पुलिस और जनता के बीच में अंतरक्रिया होती ही होती है। तो इस अंतरक्रिया को और ज्यादा आसान बनाना, प्रभावशाली बनाना, सुगम बनाना, इस अंतरक्रिया को ऐसा बनाना जिसका फायदा दोनों पार्टीज को हो, पुलिस को भी फायदा हो, जनता को भी फायदा हो, इसको सुगम बनाने के तरीकों की खोज करते हैं मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक ऐसे नए नए साधन ढूंढते हैं जिनसे जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़े और पुलिस का जनता पर विश्वास बढ़े। इन साधनों को ढूंढने के लिए मनोवैज्ञानिक क्या क्या देखेंगे? मनोवैज्ञानिक सबसे पहले ये देखेंगे कि क्यों पुलिस शक्ति या पावर का इस्तेमाल करती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से पुलिस को अत्यधिक बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। पुलिस क्यों कई बार सबूतों के साथ छेड़खानी कर देती है। ऐसे कौन से कारक हैं जो पुलिस के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, आंतरिक व्यवहार भी और बाहरी व्यवहार भी। कौन सी चीजें हैं जो पुलिस के एक्शंस पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। ये सारी बातें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट अध्ययन करते हैं, इन पर वो विचार विमर्श करते हैं। पुलिस और कानून एनफोर्समेंट के अंतर्गत ही दूसरी बात आ जाती है किशोरावस्था। किशोरावस्था के साथ, किशोरों के साथ पुलिस की कार्यवाही कैसी रहती है? क्या पुलिस इस बात के नाजुकता समझती है कि किशोरों की मानसिकता भी बहुत ही
फर्टाइल होती है। फर्टाइल यानी अभी वो नरम होती है, पकी नहीं होती किशोरों की मानसिकता। तो पुलिस जिस रूप से कार्यवाही करेगी किशोरों के साथ, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है किशोरों पर, उनकी आगामी जिंदगी के लिए। बच्चे अभी बहुत मासूम होते हैं इन चीजों की वैल्यू समझने के लिए। बड़ों की मानसिकता पक चुकी होती है, तो किशोर अवस्था एक नाजुक उम्र है। क्या पुलिस इस चीज की नाजुकता भांप पाती है? किशोरों के साथ कार्यवाही करते हुए क्या वो इस चीज को समझ पाती है कि हम ध्यान से डील करें, या वो नहीं समझ पाती? इन चीजों पर मनोवैज्ञानिक अपनी सोच लगाते हैं। इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक ये भी देखते हैं कि हमारे जो जनसंचार के माध्यम हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मैगजीन्स, सिनेमा, ये जो सारे तरह तरह के जनसंचार के माध्यम हैं, इनमें पुलिस को कैसे दर्शाया जाता है? अगर हम करें, मूवीज याद करें या कहानियां याद करें, तो हम देखते हैं ज्यादातर पुलिस को नेगेटिव दिखाया जाता है, उन्हें पॉजिटिव लाइट में, अच्छे रूप में कम दिखाया जाता है। इसलिए भी जनता के मन में पुलिस के खिलाफ एक आक्रोश सा रहता है। हम लोग जल्दी जल्दी विश्वास नहीं करते पुलिस के लोगों पर, बल्कि हम डर जाते हैं पुलिस को देखकर। मनोवैज्ञानिक अपने अध्ययनों के आधार पर ऐसी सलाहें दे सकते हैं जिनके माध्यम से पुलिस के ऊपर जनता का विश्वास बढ़े और उन्हें वो अपनी मदद के रूप में देखे, ना कि एक डेंजर के रूप में, खतरे के रूप में देखे। तो जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें आ जाती हैं पुलिस और कानून इन्फोर्समेंट में। दूसरी, पुलिस के बाद कहाँ जाती है बात? पुलिस के बाद बात जाती है कोर्ट में। तो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है कानून और मनोविज्ञान के संबंध में, कानून और कोर्ट की प्रणाली। यानी प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, कि कोर्ट का क्या सिस्टम है। हम सभी कोर्ट के सीन से वाकिफ है। हमने मूवीज में देखा हुआ है कि कोर्ट में एक शख्स कटघरे में खड़ा होता है, वकील अपनी दलीलें दे रहा होता है, सामने जज बैठे होते हैं। इस सीन से हम सभी वाकिफ है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक क्या रोल अदा करते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं मनोवैज्ञानिक? केस शुरू होने से पहले से लेकर केस खत्म होने के बाद, जब जुर्मी दोषी या तो सिद्ध हो जाता है कि उसने दोष किया है, या सिद्ध हो जाता है कि वो उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया, तब तक के केस के शुरू होने से लेकर केस के खत्म होने के बाद तक के सभी कार्यों में मनोवैज्ञानिक अपनी भूमिका अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं वो ये भूमिका? वो प्रतिवादी, यानी जिस पर इल्जाम लगे होते हैं उसे हम प्रतिवादी कहते हैं। प्रतिवादी के व्यक्तित्व का मापन, उसकी बुद्धि का मापन, उसकी मनोव्याधि, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, इन सभी चीजों का मापन और अनुमान लगाते हैं मनोवैज्ञानिक, ताकि जज जब अपना निष्कर्ष दे, अपना निर्णय ले, तो उसको पता हो कि अपराधी की मानसिक स्थिति क्या थी। दोष, अपराध करते समय, अपराध से पहले और अपराध के बाद। अब प्रतिवादी की मानसिक स्थिति के बारे में जज को पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक अपनी भूमिका अदा करते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, इसे हम बोल देते हैं जोखिम मापन। जोखिम मापन होता है, एक प्रतिवादी कोर्ट में खड़ा है, कटघरे में खड़ा है, उसके खिलाफ केस चल रहा है। इस बात का अनुमान लगाना कि आने वाले समय में वो कितना जोखिम प्रस्तुत कर रहा है प्रचंड व्यवहार करने का, गलत व्यवहार करने का। अगर सिद्ध हो भी गया है कि वो निर्दोष है, तो क्या आने वाले समय में वो कोई अपराध कर सकता है? इस बात की कुछ हद तक भविष्यवाणी कर पाना एक मनोवैज्ञानिक के लिए मुमकिन होता है। अगर सिद्ध हुआ है कि उसने अपराध किया है,
तो भी इस बात का पता लगाना कि जेल का समय काटने के बाद या पुनर्वास में जाने के बाद, अच्छा बन जाने के बाद कितनी संभावना है कि वो फिर से अपराध करेगा या नहीं करेगा, प्रचंड व्यवहार, गलत व्यवहार करेगा या नहीं करेगा। इसे हम बोलते हैं जोखिम मापन। इस जोखिम मापन का काम भी मनोवैज्ञानिक करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लो किसी मनोवैज्ञानिक ने एक अपराधी के लिए ऐसे कहा कि इसका जोखिम मापन करने पर पता लगा है कि संभावना ज्यादा है कि आने वाले समय में भी ये किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई अपराध कर बैठे, तो जज अपना निर्णय उस अनुसार लेगा। 100% नहीं तो कुछ प्रभाव तो पड़ेगा इस बात का जज के निर्णय लेने में। ये एक बहुत ही वेग सा थोड़ा अस्पष्ट सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, परंतु इस रूप से कोर्ट में कार्य होते हैं। तो जोखिम मापन का कार्य भी मनोवैज्ञानिक करते हैं। हमने ये समझा था कि पुलिस की जो डीलिंग होती है, कार्यवाही होती है किशोरों के साथ, कई बार वो उतनी सेंसिटिव नहीं होती। कई बार वो किशोरों की नाजुक मानसिक स्थिति को समझ नहीं पाते, भांप नहीं पाते। ये बात थी पुलिस वाले स्टेप में। अब जो सेकंड स्टेप आ जाता है कि कोर्ट में आकर मान लो सिद्ध हो गया है कि एक किशोर ने अपराध किया है, तो जज को निर्णय लेने से पहले इस बात से वाकिफ करवाना, उससे मालूम करवाना कि अलग अलग आयु के लिए क्या क्या किस किस तरह की पनिशमेंट सही है। इसे हम कह देते हैं आयु निर्धारण। कि आयु निर्धारित करना कि इस आयु में अगर किशोरावस्था ने एक अपराध किया है तो उसके लिए किस तरह की पनिशमेंट सही साबित होगी। इस कार्य में मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। किशोरों के द्वारा दी गई गवाही, उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं या कितना नहीं कर सकते, इस बात पर भी अध्ययन होते हैं। और ये सारी बात साइकोलॉजी और लॉ के संबंध में आ जाती है। बच्चों के हित के लिए बहुत सारे सिद्धांत बनाए जाते हैं, बच्चों के फायदे के लिए बहुत सारे सिद्धांत बनाए जाते हैं, और किशोरों के पुनर्वास के लिए भी मनोवैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं। मान लो किसी के पास लाइसेंस नहीं है, किशोर अवस्था में है वो शख्स, और वो गाड़ी चला रहा है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि वो शख्स किशोर अवस्था में है तो उसे हो सकता है जज एक चांस देना चाहे पुनर्वास का। पुनर्वास ऐसे केंद्र होते हैं जहां पर किशोरों को बदलाव के लिए, गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो उसे सीधा से सजा सुनाने की बजाय हो सकता है जज पहले ये बेहतर समझे कि उसको पुनर्वास केंद्र भेजा जाए। इस तरह के जो निर्णय हैं, इन सभी निर्णयों में मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। हम कोर्ट में बहुत बार देखते हैं कि परिवारों के बीच में मतभेद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो इन झगड़ों को सुलझाने में भी मनोवैज्ञानिक काम करते हैं। वो भूमिका अदा करते हैं अपनी मधुर पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए। ये तो थे बेटा आपके पहले 2 स्टेप्स। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। पहला स्टेप था पुलिस, कि सबसे पहले केस जाता है पुलिस के पास। दूसरे वो जाता है किसके पास, कोर्ट में। और तीसरा वो जाता है फिर अगर जुर्म सिद्ध हो जाए और अपराधी पकड़ा जाए और उसका जुर्म सिद्ध होने पर वो कहाँ जाएगा, जेल में। तो आइए हम तीसरा देखते हैं, सुधार तथा जेल प्रैक्टिस। आप लोगों ने किरण बेदी का नाम सुना है। किरण बेदी जी ने जेलों में सुधार लाने में बहुत योगदान दिया। जेलों का माहौल परिवर्तन में सुधार दिया, कैदियों को स्किल्स देने में उन्होंने, कौशल बढ़ाने में उन्होंने योगदान दिया। ये सारी बातें आ जाती हैं सुधार और जेल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ पर है कि जेल में क्या क्या चीजें की जाती हैं, वो सारी बात आ जाती है तीसरे स्टेप में, जिसे हम कहते हैं सुधार और जेल प्रैक्टिस। जेलों में कैदियों का मूल्यांकन किया जाता है। कई बार हम सुनते हैं कि किसी की सजा 10 साल से घटकर 7 साल रह गई। क्यों?
क्योंकि उसका जेल में व्यवहार बहुत अच्छा रहा। मनोवैज्ञानिकों ने उसका मूल्यांकन किया और पाया कि वो बहुत सुधर चुका है और अब वो अपराध नहीं करेगा, अब वो एक अच्छी जिंदगी बिताएगा। इस चीज का मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं, इसलिए उनकी भूमिका रहती है सुधार और जेल प्रैक्टिस में। कैदियों को कोई बीमारी हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, उसका निदान करना, डायग्नोज करना, उसका इलाज करना, उसका उपचार करना, जेलों के माहौल को ऐसा बना कर रखना, क्योंकि कैदी भी इंसान हैं, तो उन्हें एक बेसिक सी चीजों का हक है, इसीलिए जेल में उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए जेल में उन्हें न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जा सकता है। इस तरह की चीजों पर मनोवैज्ञानिक कार्य करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बहुत बार, क्योंकि वो इन नाजुक मुद्दों में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बहुत बार नैतिक उलझनों में फंस जाते हैं। नैतिक उलझने यानी कई बार कंफ्यूजन सामने आ जाती है कि वो क्या निर्णय दें, किस चीज को सही करार दें, किस चीज को गलत करार दें। इन सभी बातों से उन्हें जूझना होता है। हम आजकल देखते हैं कि जगह जगह कैमरे लगाने का बहुत ट्रेंड चल रहा है। जेलों में भी यह चीज सामने आ रही है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग करें, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग यानी हम देखें, उनको ऑब्जर्व करें 24 घंटे कि उनका व्यवहार कैसा है, वो आपस में किस ढंग से रह रहे हैं, किन चीजों पर समय बिता रहे हैं, तो हम बेहतर अनुमान लगा सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति का। पर इस इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का उनकी मानसिकता पर, उनकी साइकोलॉजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो बेहतर होंगे या वो आक्रोश में आकर और गलत काम करने की तरफ जाएंगे, इस बात का अनुमान मनोवैज्ञानिक, इस बात का मापन मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं और करते हैं। इसके साथ हम कई बार जैसे कि मूवीज में देखते हैं, जेलों में कई बार गैंग बन जाते हैं, एक ज्यादा ताकतवर लोगों का गैंग, एक थोड़े दब्बू किस्म के लोगों का गैंग। इस तरह से जो अलग अलग गैंग बन जाते हैं जेलों में, या जेल का गार्ड ड्रग सप्लाई करने लगता है कैदियों को, या वो सुरंग बनाने लगते हैं, हम देखते हैं मूवीज में। ये सारी बातें ज्यादातर हमें मूवीज से ही पता लगती हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये जेलों की अर्थव्यवस्था, दोनों रूपों से, औपचारिक और अनौपचारिक रूपों से, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी होती हैं। और इन सभी चीजों के बारे में मनोवैज्ञानिक अपनी राय दे सकते हैं, वो बातचीत कर सकते हैं इन चीजों में। इन चीजों को कैसे बदला जाए, कैसे बेटर किया जाए, सुधार कैसे लाया जाए जेलों में, इस चीज के ऊपर मनोवैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं। ये तो सारी बात हुई कैदियों के नजरिए से, पर जेलों में तो जेल के कर्मचारी भी हैं, जेलों में तो और अधिकारी भी है जो वहां पर काम करते हैं। और हम ज्यादातर कैसे क्या देखते हैं कि कोई कैदी ने कुछ छोटा सा गलत काम किया तो अधिकारी ने डंडा लेकर उससे मार पिटाई कर दी। तो सिर्फ कैदियों का मूल्यांकन नहीं, बल्कि जेल के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों का मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है। ये मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं और करते हैं। तो हमने देखा बेटा 3 लेवल्स पर मनोवैज्ञानिक फोरेंसिक साइकोलॉजी में काम करते हैं। पहला, पुलिस तथा कानून एनफोर्समेंट। दूसरा, कोर्ट तथा कानून प्रणाली। तीसरा, जेल और सुधार। इन तीनों क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक कार्यरत रहते हैं। और हम निष्कर्ष के रूप में ऐसा कह सकते हैं कि जो तीनों क्षेत्र हैं, ये बहुत ही गत्यात्मक क्षेत्र हैं। गत्यात्मक मतलब इनमें परिवर्तन आते रहते हैं, ये एक जैसे नहीं रहते। ऐसा नहीं कि आज की स्थिति में जेल ऐसा है तो 2 साल बाद भी वैसा रहेगा, नहीं। 2 साल क्या, बल्कि हर दिन, हर महीना परिवर्तन आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक को इन परिवर्तनों से वाकिफ रहना होता है और उनके अनुसार नीति निर्माण में परिवर्तन लाना होता है, लोगों को अवगत कराना होता है, जागरूक करवाना होता है। तो बेटा, इसके साथ हमारा साइकोलॉजी एंड लॉ का
टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।